नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो हम पढ़ रहे थे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की डेफिनेशन हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में, उसका क्लासिफिकेशन और साथ में एंटी हाइपरटेंसिव की क्लासिफिकेशन में जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी थी एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स, उसमें जितने भी सब कैटेगरीज थे उनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा। आज के लेक्चर में हमारे सेकेंड कैटेगरी के बारे में देखेंगे और रिमेनिंग जितने भी कैटेगरीज बची हैं उनके बारे में देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के। तो हमारी सेकेंड कैटेगरी है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स ये किस तरीके से हाइपरटेंशन इस कंडीशन को ट्रीट करती है, रिड्यूस करती है, इसके बारे में देखेंगे। डायूरेटिक्स आर द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो डायूरेटिक ये फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। These agents increase the urine volume and thereby decrease concentration in blood, decrease extracellular fluid, decrease plasma volume, decrease पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड नॉर्मलाइज कार्डियक आउटपुट। तो ये जो एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, जो यूरिन होती है उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो कम हो जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो आर्टरीज के ऊपर, वेंस के ऊपर का जो भी रेजिस्टेंस, जो भी प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और जो भी कार्डियक आउटपुट है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो ड्रग है ये एक्शन शो करते हैं, ये यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, दिस एक्शन लोअर्स ब्लड प्रेशर। तो ये जो एक्शन होती है इनकी, ये यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो ये जो एक्शन होती है इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से ये डायूरेटिक्स काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनके ड्रग्स के बारे में। सबसे पहला ड्रग है थायाजाइड। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दिस ड्रग ब्लॉक द Na+Cl- कैरियर एट DCT। DCT मतलब डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये किडनी का एक पार्ट है, किडनी में जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक पार्ट है। बाय इंक्रीजिंग द एक्सक्रेशन ऑफ Na+ एंड Cl-। तो ये जो थायाजाइड ये ड्रग है ये क्या करता है, जो Na+ और Cl- के कैरियर होते हैं DCT इस पार्ट में, उनको ब्लॉक कर देता है। ये जो ड्रग है ये इन कैरियर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से Na+ और Cl- का जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में बढ़ जाता है और कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये हमारे बॉडी से फिर एक्सक्रेट आउट किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये थायाजाइड काम करता है, ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। देन नेक्स्ट ड्रग है फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे। मैकेनिज्म, दिस ड्रग हैज़ हाईएस्ट इफिकेसी। तो ये जो ड्रग है इसकी हाईएस्ट इफिकेसी होती है। दिस ड्रग इनिबिट द Na+, K+ एंड Cl- को ट्रांसपोर्ट इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये जो ड्रग है ये क्या करता है, जो सोडियम, पोटेशियम और Cl- के को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको इनिबिट कर देता है इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये भी एक किडनी का पार्ट है हमारा, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उन्हीं का एक पार्ट है। तो जो थायाजाइड है वो DCT पे एक्ट कर रहा था, वहाँ पर के जो कैरियर है उनको ब्लॉक कर रहा था, और फ्यूरोसेमाइड जो लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ के जो को ट्रांसपोर्टर्स है उनको ब्लॉक कर रहा है। दिस एक्शन इज वेरी क्विक, ऑकर विद इन हाफ एन आवर एंड रिमेन्स फॉर 4 to 6 आवर। तो ये जो एक्शन होती है ब्लॉकिंग की ये जल्दी ही हो जाती है, हाफ एन आवर में हो जाती है और ज़्यादा देर तक रहती है, 4 to 6 आवर तक रहती है। तो इस तरीके से ये फ्यूरोसेमाइड काम करता है, ये को ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर देता है, इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो Na+, K+, Cl- है इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सक्रेट आउट किए जाते हैं हमारी बॉडी से। तो इस तरीके से क्या होता है, जो यूरिन का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और जो भी हमारा ब्लड प्रेशर है, कार्डियक आउटपुट है, वो नॉर्मलाइज हो जाता है इसकी वजह से। तो इस तरीके से ये फ्यूरोसेमाइड काम करता है। देन नेक्स्ट है थर्ड ड्रग स्पिरोलेक्टोन। तो ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में देखेंगे। इसकी मैकेनिज्म है, इट कॉज द एक्सक्रीशन ऑफ Na+ विदाउट अफेक्टिंग
के प्लस एक्सक्रीशन। तो ये जो ड्रग है स्पिरुलिलेक्टोन, ये सोडियम का एक्सक्रीशन करता है, पर जो पोटेशियम का एक्सक्रीशन है उस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके एक्सक्रीशन पे ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। ये सिर्फ सोडियम जो Na+ होता है उसका एक्सक्रीशन करता है। अल्डोस्टेरॉन मेडिएट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड सेक्रेशन ऑफ K+ इन कलेक्टिंग ट्यूब्स। तो ये जो अल्डोस्टेरॉन ये हार्मोन है, ये हमारे बॉडी में रिलीज होता है। ये क्या करता है? मेडिएट्स द रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मेडिएट करता है किसका? सोडियम का। और सेक्रेशन किसका? K+ का। तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है और K+ का सेक्रेशन कराता है कलेक्टिंग ट्यूब्स में। स्पिरुलिलेक्टोन प्रिवेंट दिस एब्जॉर्प्शन। तो ये जो स्पिरुलिलेक्टोन ड्रग है, ये इस एब्जॉर्प्शन को, ये जो अल्डोस्टेरॉन रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है सोडियम का, इसी को ये ड्रग प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता और इसका कंसंट्रेशन फिर कलेक्टिंग ट्यूब में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर ये एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से। तो इस तरीके से ये स्पिरुलिलेक्टोन काम करता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स हो गए और उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये किस तरीके के इफेक्ट दिखाते हैं हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन्स पे किस तरीके के एक्शन शो करते हैं उनके बारे में। डेवलप्स एंटी हाइपरटेंसिव इम्पैक्ट। तो हमारे बॉडी में एंटी हाइपरटेंसिव इम्पैक्ट जो है वो डेवलप करते हैं। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। एक्सक्रेशन ऑफ Na+ इज ऑकर कॉज डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो Na+ का एक्सक्रेशन होता है। ये जो डायूरेटिक्स है, इनके सारे जो ड्रग्स हमने देखे, यहाँ पर Na+, K+, Cl- इनका एक्सक्रेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। इनके एक्सक्रेशन की वजह से जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से ये एक्शन शो करते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके थेराप्टिक यूजेस, इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है टू ट्रीट हाई बीपी। हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। यूज्ड इन एडेमा। एडेमा मतलब स्वेलिंग होती है, अगर बॉडी में स्वेलिंग आई है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। तो कैल्शियम की लेवल ब्लड में इंक्रीज करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये इनके इंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है साइड इफेक्ट एंड डोज। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं डिजीनेस, ब्लर्ड विजन, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना। देन नेक्स्ट है स्टमक अपसेट। तो इस तरीके से ये साइड इफेक्ट्स होते हैं इन ड्रग्स के। देन डोज है स्पिरुलिलेक्टोन का यहाँ पर डोज दिया गया है 75 mg पर डे, इतना इसका डोज होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है वैसोडाइलेटर। हमने अभी डायूरेटिक्स के बारे में देखा, डायूरेटिक्स के ड्रग्स देखे, अब हम देखेंगे वैसोडाइलेटर। ये हमारी थर्ड कैटेगरी है। तो इसमें हमने दो सब कैटेगरीज देखी थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डायरेक्टली एक्टिंग वैसोडाइलेटर। तो उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में देखेंगे। इसके एग्जाम्पल है निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, वेरापामिल। अब यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मतलब कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स, इनको हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो ड्रग्स है ये क्या करते होंगे। तो निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, वेरापामिल ये इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रिवेंट एंट्री ऑफ कैल्शियम थ्रू चैनल्स। तो ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, निफेडिपिन हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, वेरापामिल हो गया, ये क्या करते हैं, जो कैल्शियम की एंट्री है चैनल्स के थ्रू उनको प्रिवेंट करते हैं। मतलब जो चैनल होता है कैल्शियम का उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो चैनल्स को क्रॉस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। तो सेल्स में जो कैल्शियम की लेवल है वो भी कम हो जाती है। नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, ये एक इसका फंक्शन है। तो कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर किसी भी मसल में कैल्शियम की लेवल कम हो गई है तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉज नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम वहाँ पर कम है। तो इसकी वजह से नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा, जिसकी वजह से आर्टेरियल डायलेशन। तो आर्टरीज जो होती है वो स्मूथ मसल से ही बनी हुई होती है। तो ऐसे स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा अगर उनमें कैल्शियम की लेवल कम हो जाएगी। तो ऐसे आर्टरीज जो है वो डायलेट हो जाएंगे जब उनमें कैल्शियम की लेवल जो है वो कम हो जाएगी। तो आर्टरीज जो है वो डायलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो काम करते हैं। देन नेक्स्ट है
इनके इंडिकेशंस देखेंगे। इंडिकेशन मतलब यूज़ क्या होते हैं, एज एंटी हाइपरटेंसिव, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स करके यूज़ किया जाता है इनको। यूज्ड इन एलोपेसिया, एलोपेसिया मतलब हेयर लॉस होता है, तो हेयर लॉस की कंडीशन में भी इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, कौन सी कंडीशन में हम ये यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है सीवियर हाइपोटेंशन, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन हम यूज़ नहीं कर सकते। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की कंडीशन में भी ये ड्रग्स हम यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है पल्मोनरी कंजेशन, तो पल्मोनरी कंजेशन मतलब हमारे लंग्स में फ्लूइड जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है उसमें प्रॉब्लम आती है और हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इस कंडीशन को हम पल्मोनरी कंजेशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के। देन डोज देखेंगे इसका, एम्लोडिपिन का डोज होता है 5 to 10 mg पर डे, ओरल रूट से इसको दिया जाता है। निफेडिपिन का होता है 10 mg ओरल रूट, वेरापामिल का होता है 80 to 120 mg ओरल रूट से इसको दिया जाता है। तो इस तरीके से ये इसके डोज हो गए। देन नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर्स मतलब एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ACE इनहिबिटर मतलब ये एक एंजाइम होता है, इसको इनहिबिट करने वाले ड्रग्स। तो इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो ACE है, ये जो एंजाइम है, ये कहाँ पर एक्ट करता है, इसका ये जो मैकेनिज्म है उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो ACE है, ये जो एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये रास सिस्टम से रिलेटेड होता है। हमारी बॉडी में जो रास सिस्टम प्रेजेंट होती है उससे ये रिलेटेड होता है। रेनिन एंजियोस्टेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसको हम रास बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये कौन सी सिस्टम है, रेनिन एंजियोस्टेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो आपने रेनिन के बारे में पहले भी सुना होगा, रेनिन ये वर्ड हमें बहुत बार पहले आया है। तो रेनिन एंजियोस्टेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इस सिस्टम से ये जो ACE है, एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये रिलेटेड है। तो इसके बारे में, ये जो रास सिस्टम है इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि ये ACE इनहिबिटर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले जो एंजियोस्टेंसिनोजन है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ये जो केमिकल है, ये जो कंपाउंड है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो ये एंजियोस्टेंसिनोजन जो है वो एंजियोस्टेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में। किसके प्रेजेंस में, रेनिन के प्रेजेंस में। एंजियोस्टेंसिनोजन एंजियोस्टेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है रेनिन के प्रेजेंस में। और देन ये जो एंजियोस्टेंसिन 1 है, ये एंजियोस्टेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यहाँ पर देखिए, ये जो ACE है, यहाँ पर इसका रोल है। ये जो एंजाइम है एंजियोस्टेंसिन 1 को एंजियोस्टेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। देन ये एंजियोस्टेंसिन 2 क्या करता है उसके बारे में देखेंगे। स्टिमुलेट रिसेप्टार, तो ये जो एंजियोस्टेंसिन 2 है, ये क्या करता है, रिसेप्टार को स्टिमुलेट करता है। तो ये रिसेप्टार स्टिमुलेट होने की वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज होता है, मतलब वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो रास सिस्टम है, ये क्या कर रही है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर रोल कौन दिखा रहा है, ACE एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम यहाँ पर रोल दिखा रहा है, ये एक्ट कर रहा है, या जो एंजियोस्टेंसिन 1 है उसको एंजियोस्टेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो ड्रग्स होते हैं, ये ACE इनहिबिटर्स, मतलब एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने वाले, ताकि जो एंजियोस्टेंसिन 1 है वो एंजियोस्टेंसिन 2 में कन्वर्ट ही ना हो सके। अगर एंजियोस्टेंसिन 1 एंजियोस्टेंसिन 2 में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो यहाँ पर ये जो ब्लड प्रेशर है ये इंक्रीज होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो ड्रग्स है ये इस तरीके से काम करते हैं, ACE इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि ACE इसको ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो कौन कौन से ड्रग्स होते हैं ये, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, तो ये इसके ड्रग्स होते हैं ACE इनहिबिटर्स। ये ACE इनहिबिटर्स हैं। तो इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। सबसे पहला है ड्रग एक्ट ऑन रास। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारी बॉडी में रास सिस्टम पे एक्ट करते हैं, अपनी एक्शन शो करते हैं। इनहिबिट एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो ये जो एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है इसको इनहिबिट करते हैं, तो इस तरीके से एक्शन शो करते हैं। देन नेक्स्ट है इनके इंडिकेशन, यूजेस देखेंगे इसके।
एज एंटी हाइपरटेंसिव, तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। किडनी फेलियर, अगर किडनी फेल हो गई है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। आफ्टर हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक के बाद, मतलब हार्ट अटैक क्योर होने के बाद, अगर हार्ट अटैक आया है और जो पेशेंट है वो उससे बच गया है उस कंडीशन में, उसके बाद ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इनके इंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है एओर्टिक वल्व स्टेनोसिस। तो एओर्टिक वल्व स्टेनोसिस मतलब क्या होता है, जो एओर्टिक वल्व होते हैं हमारे हार्ट में वो थिक हो जाता है और नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं हो पाता वहाँ से। तो इस कंडीशन को एओर्टिक वल्व स्टेनोसिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया मतलब हमारे बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड एक्सक्रेट आउट होना, मतलब कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है, कोई भी फ्लूइड अगर हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में, तो उस कंडीशन को हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डोज। सबसे पहला है कैप्टोप्रिल, जिसको 100 mg ओरली दिया जाता है। इनालाप्रिल 2.5 mg 2 टाइम्स ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं ACE इनहिबिटर्स। देन नेक्स्ट है लास्ट कैटेगरी है हमारी 5-HT एंटागोनिस्ट। तो 5-HT एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, 5-HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ये जो HT मतलब है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो 5-HT हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन एंटागोनिस्ट ये ड्रग्स किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में देखेंगे। एग्जाम्पल है केटानसेरिन, तो इसका एग्जाम्पल है ये केटानसेरिन। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर हम देखेंगे। केटानसेरिन ब्लॉक 5-HT 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो ये केटानसेरिन क्या करता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन है ये वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये जो ड्रग है केटानसेरिन ये इस 5-HT को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इंड्यूस वैसोडाइलेशन होता है और जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके थेराप्टिक यूज़ है एज एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन कार्डियक सर्जरी, तो कार्डियक सर्जरी में भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट ड्रग नहीं है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के जितने भी कैटेगरीज थे उनमें जितने भी ड्रग्स थे उन सारे ड्रग्स के बारे में यहाँ पर हमने देख लिया है। उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उनके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज कितने होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देख ली है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।